हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 विलयन का भाग 4। इसमें हम देखेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के नियम। तो हमने 7 तक कर लिया है, मोललता तक। अब जो हम लोग देखेंगे वो होगा नर्मलता पर। नर्मलता और फॉर्मलता देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा समतुल्य द्रव्यमान क्या होता है। इस तरह मोलर द्रव्यमान होता है, उसी तरह एक समतुल्य द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट है, इसे देख लीजिए पहले। इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट मास। मोलर मास हम लोग कैसे निकालते थे, मोलर द्रव्यमान। तो अगर कोई यौगिक दिया है तो उसका मोलर द्रव्यमान हम लोग निकालते थे। जैसे मान लीजिए HCl दिया है, इसका मोलर द्रव्यमान m निकालना हो तो कैसे निकालते थे। हाइड्रोजन का 1 ले लेते थे, उसका 1 होता है द्रव्यमान, और क्लोरीन का होता है 35.5 और जोड़ देते थे। जो आंसर आता था वही हमारा मोलर द्रव्यमान हो जाता था परमाणु द्रव्यमान को जोड़ने के बाद। तो उसी तरह वैसे परमाणु द्रव्यमान भी मोलर द्रव्यमान ही होता है। तो परमाणु द्रव्यमान कहिए चाहे मोलर द्रव्यमान कहिए, एक ही बात होता है। और अणु द्रव्यमान भी उसको कहा जाता है, आणविक द्रव्यमान या अणु भार कहा जाता है। यहाँ पे हम सीधा सा जानेंगे कि समतुल्य द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। जैसे मोलर द्रव्यमान निकालना होता है, वैसे ही एक समतुल्य द्रव्यमान होता है। उसको निकालने का तरीका आप देखिए कि समतुल्य द्रव्यमान को E से सूचित करते हैं। तो समतुल्य द्रव्यमान E बराबर क्या होगा, तो E बराबर हो जाएगा, हम लिख लेंगे ऊपर मोलर द्रव्यमान, यानी कोई भी तत्व है उसका मोलर द्रव्यमान लिख लीजिए M, अब बटे में एक कारक लिया जाता है X। ये क्या होता है, तो अलग अलग यौगिक के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग पदार्थ के लिए ये X अलग अलग होता है। तो कैसे निकालेंगे समतुल्य द्रव्यमान किसी यौगिक का, तो उसका मोलर द्रव्यमान में एक X से भाग करेंगे। जहां X क्या है, जहां X जो है संयोजकता कारक है, संयोजकता कारक इसको कहा जाता है, या इसको वैधता कारक भी कहा जाता है। आप इसको इंग्लिश में वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर। तो ये हो गया इस X के बारे में। तो आप समझ रहे हैं संयोजकता का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यानी कितना उस पर आवेश होगा। आवेश भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी हो सकता है, वही संयोजकता होता है। यानी यहाँ पे X हम उस यौगिक पर आवेश की मात्रा या प्रोटॉन की संख्या को निर्धारित करने के लिए इसका यूज करते हैं। आप समझ जाएंगे बात। तो पहले हम आपको निकालना सिखाते हैं, अम्ल का समतुल्य द्रव्यमान निकालना सिखाते हैं। तो हेडिंग होगा हमारा अम्ल का समतुल्य द्रव्यमान, समतुल्य द्रव्यमान। यानी हम जो है अब जो E निकालेंगे, किसका निकाल रहे हैं, अम्ल का, एसिड का। E मतलब समतुल्य द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे, तो वही वाला काम करना हमें, मोलर द्रव्यमान, यानी अम्ल का मोलर द्रव्यमान लेंगे। तो मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, यम अम्ल, यानी अम्ल का मोलर द्रव्यमान। इसके लिए X कारक क्या होगा, तो इसके लिए होगा इसका क्षारकता। तो ये क्षारकता क्या होता है, X कारक के लिए यहाँ पर क्षारकता यूज किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, तो उस अम्ल में हम लोग जानते हैं कि अम्ल हाइड्रोजन प्लस त्यागता है। तो कितना त्याग सकता है, जितना त्याग सकता है वही उसका क्षारकता होता है। यानी विस्थापन योग्य H+ आयन की संख्या, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं। आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं, अम्ल का मोलर द्रव्यमान पूरा डिटेल में लिख लीजिए। अम्ल का मोलर द्रव्यमान, जैसे थोड़ा सा हम लोग जैसे देख लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लूं H2SO4 और उसका मुझे E निकालना हो, कैसे निकालेंगे। H2SO4 निकालना हो तो क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान पूरा निकालना होगा।
यानी M(H2SO4) लेना होगा और बटे इसमें कितने H+ आयन विस्थापन योग्य है। तो ये अभिक्रिया पर डिपेंड करती है कि वो कितना अभिक्रिया में अपना H+ या विलयन में कितना H+ दे रहा है। लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि नहीं, प्रबल अम्ल होने के चलते H2SO4 पूरा H+ त्याग देता है। तो कितना त्याग सकता है? 2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 2। अब हम इसका मान रखेंगे। रखिए, मोलर द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक तत्वों का द्रव्यमान आपस में जोड़ देते हैं, वही हमारा मोलर द्रव्यमान होता है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हम लोग जानते हैं द्रव्यमान कितनी बार है, 2 बार, प्लस सल्फर का हम लोग जानते हैं 32 होता है, 16 इसका परमाणु संख्या और ये 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 परमाणु संख्या नहीं द्रव्यमान, और इसका 4 है तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 बार बटे 2। इसको हल कीजिए तो ये हो गया 2 प्लस ये 32 प्लस ये 16, 4 से गुणा होगा तो 64 बटे 2। आगे इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 4 2 6 2 8 और ये 6 3 9 बटे 2। करने का कितना आएगा, तो इसको कटाएंगे, 2 4 बार में 8 जाएगा, 9 बार में 18 आ जाएगा। अब होता है कि इक्विवेलेंट का मात्रक क्या होगा, है ना। इसका तो हम लोग जानते हैं मोलर द्रव्यमान का ग्राम प्रति मोल होता है, यानी 1 मोल में कितना ग्राम मोलर द्रव्यमान का। तो इसका क्या होगा, ऊपर तो मोलर द्रव्यमान है, तो चूंकि जब हम समतुल्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, समतुल्य द्रव्यमान की, तो इसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट, मोल के जगह पे हम लोग इसका इक्विवेलेंट इनवर्स लेते हैं। बस यही अंतर है कि मोलर द्रव्यमान में ग्राम प्रति मोल लेते हैं, और जब समतुल्य द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्यों? क्योंकि हम समतुल्य द्रव्यमान निकाल रहे हैं, इसलिए इस बात को नोट कीजिए। तब हम और देख लेते हैं। चलिए मैं उसको डायरेक्ट दिखाता हूँ, इस बात को नोट कीजिए, मैं यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, अब मैं आपको H3PO4 का निकाल के दिखाता हूँ। दूसरा है, ये था पहला, दूसरा मैं आपको H3PO4 का E निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो करना कुछ नहीं है, चलिए क्या करेंगे, MH3PO4 बटे कितने हाइड्रोजन त्याग सकता है, ये 3 त्यागता है। तो यहाँ पे ऐसे समझ रहे हैं बात। अब इसको हल कीजिए, हाइड्रोजन का 3, ये 1 होता है इसका द्रव्यमान, ये 3 बार शामिल है। फिर फास्फोरस 32, फास्फोरस 15, इसका 31 होता है। फिर ऑक्सीजन का 16, 4 बार शामिल है, फिर बटे 3। आगे हल करेंगे इसको, तो जोड़िए, पहले पूरा हल कर लीजिए। 3 31 64 बटे 3 कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 3 1 4 34, 3 4 1 5 3 8 6 3 9 बटे 3 कितना आ जाएगा। तो ये 3 से 3 बार में 3 3 9, 3 दूना 6 पॉइंट, 3 6 18, 6 6 6 चलता रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब थोड़ा विशेष बात क्या ध्यान देने वाली है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि H+ जितना लिखा है उतना ही जाए, ये अभिक्रिया पे भी निर्भर कर सकता है कि अभिक्रिया में कितने H+ जा रहे हैं, भाग ले रहे हैं, कितने H+ साथ में है, या आप स्ट्रक्चर भी देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका इसलिए 3 लिया H3PO4 का, क्योंकि तो मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर खींच देता हूँ, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे फास्फोरस है बीच में, 4 ऑक्सीजन जुड़े इससे, 2
डबल बॉन्ड से O जुड़ा है ऊपर और 3 हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़े हुए इस तरह OH। फिर इधर O है, इधर H जुड़ा है, इधर O है, इधर H जुड़ा है। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत ज्यादा खींचता है, विद्युत ऋणात्मक है। तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर सबसे ज्यादा खींचने वाले 3 तत्व हैं। एक है फ्लोरीन, एक है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन। तो ये हमारा ऑक्सीजन आया है यहाँ पे, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो निश्चित है कि इस पे H+ आसानी से आ जाएगा, मतलब ये बहुत जल्दी छूट जाएंगे, बॉन्ड से अलग हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। यहाँ पे हमने क्या देखा था, 3 हमने कैसे लिया, क्षारकता लिया। कैसे क्षारकता लिया, तो देखा कि उसमें H+ त्यागने की क्षमता कितनी है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि तीनों त्याग सकते हैं, इस कारण से हमने यहाँ पे 3 लिया। तो शायद आप बात समझ गए होंगे। थोड़ा एक और पॉइंट हम देख लेते हैं H3PO3 का, इसमें होता है कि नहीं। तो वही काम करेंगे हम लोग, H3PO3 ले लेंगे बटे कितना हाइड्रोजन लेंगे, ये अब इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे खींच देता हूँ, P से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर जुड़ गया, फिर एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। देखिए 3 ऑक्सीजन थे तो 3 ऑक्सीजन हो गए क्लियर, 2 ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन बच गया जो इसी तरह डायरेक्ट जुड़ गया। तो इन दोनों पे तो प्लस आवेश आ जाएंगे, ये आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। फास्फोरस उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है P, तो ये हाइड्रोजन को उतना नहीं खींचेगा, यानी इस पे H+ नहीं जल्दी आने वाला। इस कारण से यहाँ पे केवल 2 ही हाइड्रोजन भाग लेंगे। तो यहाँ पे इसकी क्षारकता कितनी होगी, केवल 2 होगी, यही ध्यान देने वाली बात है। तो अब हल करेंगे आगे हम लोग, हाइड्रोजन 1 × 3, फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 16 × 3/2। हल कीजिए इसको, यहाँ पे मैं हल करके लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। टोटल जोड़ेंगे तो 3/31 आइए 48, जोड़िए 8 1 9 9 3 12 2 हासिल 4 3 7 1 8 बटे 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा 4 1 41 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा हमारा आंसर। तो शायद आप बात को समझ चुके हैं। इसी प्रकार मैं और थोड़ा बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस बात को नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए कि मैं ले लिया इसी प्रकार आप HCl का निकाल सकते हैं, इसमें एक ही हाइड्रोजन त्यक्त होता है। उसी प्रकार आप HNO3 का निकाल सकते हैं, इत्यादि जितने भी अम्ल हैं उनका आप निकाल सकते हैं। E क्यों जरूरी है, जिस तरह मोलर द्रव्यमान जरूरी है मोलस निकालने के लिए या कोई भी सांद्रता निकालने के लिए, उसी तरह यहाँ पे समतुल्य द्रव्यमान भी जरूरी होगा नर्मलता निकालने के लिए। नर्मलता क्या होता है हम लोग आगे देख लेंगे, इस बात को नोट कीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं। ये अम्ल का था, अब हम लोग क्षार का देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्षार का समतुल्य द्रव्यमान निकालना। कैसे निकालेंगे, तो क्षार का E निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना, क्षार का मोलर द्रव्यमान ले लीजिए और बटे में उसका अम्लीयता। अम्लीयता मतलब कितना वो OH- आयन को त्याग सकता है, तो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है अम्लीयता। ये गुण है उसका अम्लीय होने का, यानी जो क्षार जितना OH त्यागेगा वो उतना ही उसकी अम्लीयता होगी। तो कैसे, जैसे देखिए हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, ENaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सोडियम
हम लोग जानते हैं इसका मोलर द्रव्यमान इस तरह निकालना होगा। कितना OH इत्यादि का, तो 1, क्योंकि एक ही है इसके पास OH। इस तरह सिंपली समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, बटे 1 कितना आ जाएगा 16, 1 23, 1 24, 40 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो आप समझ रहे हैं बात, 23, 1 24 और 16, हाँ ठीक है 40। तो इस तरह निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मैं बता देता हूँ। इसी प्रकार आप के OH का निकाल सकते हैं, MgOH का होल ट्वाइस निकाल सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस निकाल सकते हैं। इसका सबका समतुल्य द्रव्यमान निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका OH कितना है 2, इसके हम लिया था 2, इसका भी 2, इसका 1। इसे नोट कीजिए। तब हम लोग तीसरा देखेंगे लवण का। अब हम लोग लवण का समतुल्य द्रव्यमान निकालना देखेंगे। कैसे निकालेंगे, तो उसका मोलर द्रव्यमान ले लीजिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि लवण के लिए हम लोग सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। सूत्र द्रव्यमान तो ये कोई नया चीज नहीं है, वही मोलर द्रव्यमान ना कह के लवण के लिए हम लोग सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। क्योंकि लवण जो है यौगिक नहीं होते, ये आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इस पे आदान प्रदान नहीं होता। ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया होता है, इसलिए इस पे सोडियम आयन और क्लोरीन आयन एक दूसरे से सटे जाते हैं और बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं पानी में डालते ही। इसीलिए इसका जो द्रव्यमान होता है उसको सूत्र द्रव्यमान कहा जाता है। तो तरीका कुछ खास नहीं है, बस वहां पे लिख देना सूत्र द्रव्यमान। और बटे में क्या करना है, इसमें जो धातु है लवण में, निश्चित है कि कोई भी लवण हो उसमें सक्रिय धातु जरूर होता है वर्ग 1 का। और उसकी संयोजकता कितनी है, वर्ग 2 है, वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता कितनी है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे NaCl का हम निकालेंगे M यानी सूत्र द्रव्यमान। बटा में इसमें सोडियम कितना है 1, इसकी संयोजकता कितनी होती है 1 प्लस 1, चिन्ह से नहीं लेन देना, खाली 1 लिखना। आगे बढ़ेंगे। सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5 बटे 1 पूरा हुआ। आगे हल कीजिए। 23 और ये 5 3 8 और ये 3 3 2 5.5 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो शायद आप समझ गए। इसी प्रकार और भी हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार किसका निकाल सकते हैं, गैसीय लवण का निकाल सकते हैं। नमक, लवण मतलब नमक। उसी तरह K2SO4 का निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 है, इसकी संयोजक 1 है, क्योंकि ये संख्या में 2 है, इसकी संयोजकता तो 1 ही होती है प्लस 1। उसी तरह आप CaCl2 का निकाल सकते हैं, इसकी 2 संयोजकता होती है और ये 1 है आदि। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्राम तुल्यांक संख्या। तो अब हमने देखा, पहले देखा हमने समतुल्य द्रव्यमान, अब हम लोग देखेंगे ग्राम तुल्यांक संख्या। हमने देखा कि समतुल्य द्रव्यमान जो है बिल्कुल मोलर द्रव्यमान के समान था। तो उसी तरह जो ग्राम तुल्यांक है बिल्कुल मोल संख्या के समान है। मोल संख्या में क्या करते थे, दिए गए द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान से भाग करते थे। इस ग्राम तुल्यांक में क्या करेंगे, दिए गए द्रव्यमान में समतुल्य द्रव्यमान से भाग करेंगे। बस यही है। क्यों जरूरी है, नॉर्मलता निकालने के लिए मोल की नहीं बल्कि इक्विवेलेंट की जरूरत होती है ग्राम तुल्यांक संख्या की। तो शायद बात आप समझ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे ग्राम तुल्यांक संख्या, तो दिए गए द्रव्यमान में समतुल्य द्रव्यमान से भाग कर देंगे। इसलिए इन दोनों चीजों को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हम नॉर्मलता तभी इसमें समझ पाएंगे। जैसे आप ले लीजिए, अच्छा इसका शॉर्टकट क्या होगा, शॉर्टकट होगा GEQ, संकेत हो गया ग्राम इक्विवेलेंट, और दिया गया द्रव्यमान W और बटा में समतुल्य द्रव्यमान E मान लेंगे।
जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं जैसे 80 ग्राम NaOH में ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे? बस हम लोग जानते हैं कि GeQ बराबर WNaOH बटा में ENaOH। WNaOH तो दिया 80 ग्राम, इसको लिख देंगे 80 बटे, चलो ग्राम भी लिख देता हूँ। और ENaOH निकालना हम लोग सीखे। E कैसे निकालते हैं? तो दी साइड में हम कहीं निकाल के देख लेते हैं इसका, इस तरह। तो आपको याद होगा 40 हमने इसका निकाला था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 बटे इसमें कितने OH? 1 ना, ऊपर आएगा 40 बटे 1 बराबर 40। कितना आएगा? 40 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये मात्रक होता है उसका, जैसे ग्राम प्रति मोल, मोल इनवर्स ही, तो इसी तरह यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। तो उसको मैंने डायरेक्ट रख दिया यहाँ पे। कटाइए, ग्राम से ग्राम गया, 0 से 0 ये गया, आ गया आपका 2, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इक्विवेलेंट। यानी ग्राम तुल्यांक का मात्रक इक्विवेलेंट होता है, या कहीं कहीं आपको 2 ग्राम इक्विवेलेंट के रूप में भी मिलेगा, GeQ। तो साथ आप बात समझ गए कैसे निकालना है। अब हम लोग नॉर्मलता देखेंगे, इस बात को नोट कर लीजिए। तब हम लोग नॉर्मलता देखते हैं कि क्या होता है नॉर्मलता। तो अब हम लोग विलयन की सांद्रता का 8वां सांद्रता देखेंगे, जिसे कहा जाता है सामान्यता या नॉर्मलता। नॉर्मलिटी N से डिनोट किया जाता है, N से। तो शायद आप बात समझ रहे हैं। ये बिल्कुल मोलरता की तरह है, जैसे मोलरता, ये भी आयतन पर निर्भर करता है, वो भी आयतन पर निर्भर करता है। तो क्या परिभाषा देख लेते हैं। विलयन है, उसके 1 लीटर में कितने विलय हैं। तो उसी विलय की ध्यान देने वाली बात क्या है कि विलय का हमें क्या लेना है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो जितना उसका ग्राम तुल्यांक की संख्या होगी वही उसकी नॉर्मलता होगी। मोलरता में क्या था? विलय के मोलों की संख्या कितनी है। तो वहां पे मोलरता में हम जो है विलय के मोलों की संख्या देख रहे थे। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट देखेंगे, कितना है उसमें, बस। तो कुछ करना नहीं, क्या करते हैं? नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम तुल्यांक बटा में विलयन का आयतन लीटर में। वहां पे क्या था? विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन। यहाँ पे बस ग्राम तुल्यांक आ गया, चीजें वही है। यहाँ पे क्या करेंगे? अगर ml में लिया तो यहाँ पे 1000 से गुणा कर देते हैं। क्यों करते हैं? तो ml में इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। और एक और पॉइंट, चूंकि हम लोग जानते हैं GeQ बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर दिया गया विलय का द्रव्यमान बटा में उसका क्या? समतुल्य द्रव्यमान, E विलय। इतना हम लोग जानते हैं। इस तरह मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। उसी तरह ये भी है। क्या करेंगे? इस मान को यहाँ पे सेट करेंगे विलय के ग्राम तुल्यांक के बराबर। यहाँ पे भी आप विलय लिख सकते हैं, मैं विलय लिख देता हूँ, चाहे समझ में आ रहा बात आपको। यहाँ पे रखा जाए तो इसलिए N बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम इसको रखेंगे तो W विलय बटे E विलय इनटू विलयन का आयतन अभी लीटर में। तो ये एक फॉर्मूला ये हो गया। अब विलय की जगह पे A B C D A का यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि विलयन में A विलय उपस्थित हो तो W बटा में E है, आपकी मर्जी। या N बराबर W विलय बटे E विलय इंटू V किस में? ml में। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे, ये वाली बात। अब थोड़ा मात्रा देख लेते हैं इसका।
क्या होता है मात्रक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे आप मात्रक थोड़ा देख लीजिए, और भी ढेर सारा पॉइंट है। बिल्कुल ये मोलरता की तरह है। बिल्कुल मात्रक की बात कर ले तो नॉर्मलता की इकाई, नॉर्मलता की इकाई क्या होगी? मोलों का, अगर मोलों की संख्या होता है मोलरता में तो उसका मोल लेते हैं प्रति लीटर। यहाँ पे ग्राम तुल्यांक है तो यहाँ पे क्या लेंगे? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर प्रति, ये बटे के चिन्ह को प्रति कहा जाता है, जो तिरछे पाई के रूप में आता है प्रति लीटर। ज्यादा लंबा हो गया, शॉर्टकट देख लीजिए क्या हो जाएगा। ग्राम तुल्यांक GEQ प्रति लीटर, या इस तरह भी आपको मिल जाएगा GEQ लीटर इनवर्स होता है। हिंदी में आपको इस तरह मिलेगा और ये इंग्लिश में शॉर्टकट ये मिलेगा। और भी पॉइंट्स है इसमें, इसको मैं लिख कर ही आपको समझा देता हूँ। तो चलिए इसे नोट कीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा और पॉइंट्स नॉर्मलता के बारे में। बिल्कुल ये मोलरता की तरह मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे भी ताप का प्रभाव पड़ेगा, यानी नॉर्मलता पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है। क्यों? तो क्योंकि ये विलयन के आयतन पर निर्भर करता है। अब आयतन जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर वाष्प बन जाते हैं सारे कण, और वाष्प बन के उड़ेंगे तो निश्चित है उसमें के विलय की मात्रा घटेगी या कोई ना कोई मात्रा घटेगा, तो नॉर्मलता प्रभावित होगी। यानी अगर आयतन घटता है तो नॉर्मलता बढ़ेगी, आयतन बढ़ता है, बढ़ता नहीं, गर्म करने पे तो घटता ही है। तन्यता नियम क्या है? इसके लिए भी वही तन्यता नियम है। यदि विलयन की नॉर्मलता और आयतन N1V1 से N2V2 हो जाए, कब? तन्यता बढ़ाने पर। तन्यता को बढ़ाने का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया था तन्यता कैसे बढ़ाएंगे। यह हमने बर्तन लिया, इसमें 10 ग्राम इक्विवेलेंट है, मान लीजिए NaOH, और बाकी पानी है H2O। अब हमें इसको तनु बनाना है 10 ग्राम NaOH को, मतलब इस विलयन को और तनु बनाना है, कम करना इसका मात्रा। तो हम इस 10 ग्राम को तो निकाल नहीं सकते, इसमें और पानी डालेंगे तब जाके ये खुद कम हो जाएगा। अगर पानी 1 लीटर है 2 लीटर कर दीजिए, अब जाके 10 ग्राम 2 लीटर के आगे बहुत ही कम हो जाएगा, यानी अब ये तनु हो गया। यानी यहाँ पे N1, यहाँ पे आयतन V1, और यहाँ पे नॉर्मलता भी बदल गया N2, आयतन भी बदल गया V2। निश्चित बदलेगा ये, क्योंकि आयतन बदल चुका है। तो जब बदला है तो यहाँ पे एक समीकरण बनता है जिसको कहा जाता है नॉर्मलता समीकरण। वो क्या होता है? N1V1 बराबर N2V2। कैसे? तो ये कैसे आखिर बराबर हो गए? तो ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसमें जो 10 ग्राम इक्विवेलेंट था NaOH वो बराबर है, वो नहीं बदला। यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या इसमें बराबर होती है तनुता नियम में, तनुकृत करने में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉर्मलता बराबर हम लोग जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट बटा में विलयन का आयतन। तो इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? NV। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन होता है। यहाँ पे हमें ये निकालना हो तो यहाँ पे इसको भेज देंगे NV। अब चूंकि हम देखेंगे दोनों विलयन में ये वाला समान है, इसलिए N1V1 जो पहले का होगा दूसरा वाला भी, दोनों का गुणनफल में ग्राम इक्विवेलेंट जो 10 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH था ना, वो दोनों के लिए समान था, इसलिए इस कारण से दोनों बराबर हो गए। तो शायद बात आप समझ गए। वही वाला बिल्कुल यहाँ पे है। हमें मिश्रण की नॉर्मलता निकालना हो तो क्या करेंगे? तो समान विलय के 2 विलयन ले लीजिए, मतलब उन दोनों विलयन में विलय समान रहेंगे, यानी जो विलय इस वाले डब्बे में रहेगा वही विलय इस वाले में रहेगा। मान लीजिए NaOH है इसमें, इसमें भी NaOH है, यानी समान विलय के 2 विलयन लेना है। हाँ, भले ये अलग अलग हो जाए, पानी का मात्रा इसमें अलग अलग रहे, बात अलग है, इनको मिलाया जाए तो जो परिणामी विलयन होगा, इन दोनों को मिलाने पे जो बड़ा सा डब्बे में जो इनका दोनों का परिणामी विलयन बनेगा, उसकी नॉर्मलता कैसे निकालेंगे?
उसके लिए एक तरीका है कि N1V1 प्लस N2V2 इन दोनों का निर्मलता और आयतन उस परिणामी विलयन के बराबर होगा, उसके आयतन के, उसके निर्मलता के। अब यहाँ से आराम से निर्मलता निकाल लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, यानी परिणामी विलयन का आयतन तो हम जोड़ लेंगे V1 प्लस V2, क्योंकि आयतन तो वही रहेगा जो इन दोनों का है, लेकिन निर्मलता यहाँ पे बदल जाएगा NR। कैसे निकाला गया उसको हम लोग समझेंगे, बिल्कुल ये मोलरता की तरह है। अब अगर नहीं देखे तो जाके पीछे वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हैं चैनल पे, या नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो हम लोग जानते हैं पहले विलयन का जो आयतन, पहले विलयन का जो ग्राम इक्विवेलेंट है GEQ, उसको मान लेते हैं। दूसरे विलयन का जो ग्राम तुल्यांक है उसको G2 मान लेते हैं, GE2 EQ2। तो परिणामी विलयन का क्या हो जाएगा GEQR। R का मतलब रिजल्टेंट, मतलब परिणामी। तो अब इस मान हम जानते हैं कि इतना बराबर क्या होता है N1V1। तो परिणामी के लिए इन दोनों को जोड़ना होगा, इन दोनों को जोड़ दिए, अब परिणामी के लिए इतना हमने लिख दिया। अब हमको ये निकालना है तो इसको इधर भेज दिए। तो शायद अब बस समझ गए कि ये कैसे आया, इस बात को नोट कीजिए। अब हम लोग थोड़ा कुछ सिंबल संकेत है निर्मलता के लिए, उसको देख लेते हैं, इसको नोट करिए। अब हम लोग निर्मलता से संबंधित कुछ विशेष पद के लिए विशेष शब्द देख लेते हैं। मान लीजिए अगर कभी कभी होता क्या है कि मान इकाई में ना देके केवल यहाँ लिख देता है, जैसे देते 0.5 n, इसका मतलब होता है कि उसकी निर्मलता कितना है 0.5। तो क्या दे सकते हैं इसके बारे में, वही समझना है। अगर केवल n दिया हो तो उसको नॉर्मल विलयन कहा जाता है, यानी उसका मतलब होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर। 5 n दिया हो मतलब 5 उसकी निर्मलता है, यानी पेंटा नॉर्मल कह सकता है। 10 दिया हो तो उसकी निर्मलता कितनी है 10। 10 n डेका नॉर्मल n/2 होगा, यानी उसकी निर्मलता कितनी है 1/2 है, मतलब कितना 0.5, यानी उसकी निर्मलता इतनी है। इसको क्या बोलेंगे, सेमी नॉर्मल बोलेंगे। और सेमी का मतलब भी होता है आधा, सेमी कंडक्टर आधा चालक। फिर n/5 पेंटी नॉर्मल 0.2 हो जाएगा भाग करने पे, इसका मतलब उसकी निर्मलता 1/5 है, इसका मतलब 1/10 है, यानी 0.1 n डेसी नॉर्मल इसको कहा जाएगा। n/1000 है तो 1000 को क्या बोलेंगे मिली नॉर्मल। हम लोग जानते हैं 1 मिली बराबर 10⁻³ होता है इकाई। अगर यहाँ पे लीटर लेते तो यहाँ पे भी लीटर हो जाता है, m लेते तो यहाँ पे भी m हो जाता है, मीटर लेते तो यहाँ पे भी मीटर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 1000 से भाग किया गया। अब हम लोग एक संबंधित सवाल कर लेते हैं, तो इस बात को नोट कीजिए, तब हम लोग सवाल देख लेते हैं। अब हम लोग निर्मलता से संबंधित एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका हल देख लीजिए। 1 लीटर विलयन में 100 ग्राम NaOH घुला है, पता चल गया विलयन का आयतन है 1 लीटर। NaOH कितना घुला है, यानी WNaOH भी दे दिया 100 ग्राम दिया गया द्रव्यमान। हमें निर्मलता निकालना है n बराबर, क्या करना है, तो हमें NaOH की जरूरत होगी। समतुल्य द्रव्यमान हम लोग इसका 40 निकाल चुके हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो सिंपली इसलिए हम निकाल लेंगे n बराबर NaOH बटा में, सॉरी ई नहीं लेते हैं, W लेते हैं, नीचे ई लेते हैं, इंटू V रहता है। हल कीजिए, इसका मान कितना है 100 है, इसका मान कितना है 40 है, V का मान कितना है 1 है, कटाइए कितना आएगा, इससे इसे भाग करेंगे 4 × 8 4 × 5 20। निर्मलता को आप यहाँ लिख दीजिए केवल, या आप लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कीजिए। तब हम लोग एक लास्ट सांद्रता की इकाई देख लेते हैं जिसको कहा जाता है फॉर्मलता, उसको देख लेते हैं। अब हम लोग
विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का लास्टवा तरीका देखेंगे, जिसे कहा जाता है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी एफ। नंबर 9 पे ये क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ये भी विलयन बिल्कुल मोलरता की तरह ही है, यानी विलयन के प्रति लीटर आयतन में, यानी 1 लीटर में कितने आयनिक विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऐसा वैसा विलय नहीं, आयनिक होना चाहिए, यानी वो लवण होना चाहिए, उस पर आयन रहने चाहिए। तो आप लवण ले सकते हैं, KCl, NaCl, क्योंकि इस पे प्लस माइनस आवेश हमेशा रहता है, ये दोनों आयन साथ साथ रहते हैं। फिर अब लेकिन कह रहा है क्या कि उनका क्या रहना चाहिए, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या रहना चाहिए। मोलरता में मोलों की संख्या थी, नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक की संख्या थी, अब यहाँ पे आ गया ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। तो इसे घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी उसी तरह निकलता है, बिल्कुल मोलों की संख्या की तरह। तो उसकी विलयन में कितनी उपस्थिति है, वही उसका फॉर्मलता कहलाता है। यानी फॉर्मलता बराबर होता है ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। अगर आप ml में लेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। तो अब ग्राम सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या यानी मोलों की संख्या की तरह ही है, लेकिन ज्यादातर विलयन की सांद्रता व्यक्त करने का यूज किया जाता है मोलरता का। फॉर्मलता नॉर्मलता का ज्यादा यूज नहीं होता, ज्यादा यूज मोलरता का ही होता है, इसलिए एनसीईआरटी ने मोलरता को केवल दिया है। लेकिन ये भी प्राइवेट बुक में दिया था, तो मैंने आपको इसे भी बता दिया। तो लवण का भी आप मोलरता निकाल सकते हैं, फॉर्मलता भी निकाल देंगे। अगर फॉर्मलता कहेगा तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं मोलरता कहेगा तो मोलरता का सूत्र लिखिएगा। कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्टकट हो जाएगा आपको, मैं लिख देता हूँ, ग्राम जी फॉर्मूला एफ मास GFM। तो विलय का मात्रा कितना दिया है, यानी विलय की मात्रा, इसको हम लोग W विलय कहेंगे। अब हटा में उसका सूत्र, विलय का सूत्र द्रव्यमान, विलय का सूत्र द्रव्यमान लेना है। मोलर द्रव्यमान को सूत्र द्रव्यमान कहा जाता है लवण के लिए। जो भी आयन होते हैं जैसे में लवण NaCl KCl, उनमें वो चूंकि आयन के रूप में रहते हैं, हम लोग पहले ही जानते हैं, इसलिए उनके द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान ना कहकर सूत्र द्रव्यमान कहा जाता है, लेकिन निकालने का तरीका वही है। तो यहाँ पे आप हम ही लिखेंगे, तो शायद आप बात समझ गए। अब इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो F बराबर में क्या मिलेगा, F बराबर मिल जाएगा W विलय बटे में M विलय इंटू विलयन का आयतन, भी लिख देता हूँ लीटर में, या F बराबर क्या मिल जाएगा हमें, F बराबर W विलय यानी दिया हुआ मात्रा विलय का बटा में गुणे 1000, अगर ये ml में दिया हुआ आयतन तो, और यहाँ पे लिख देंगे M विलय। सूत्र द्रव्यमान के लिए भी M का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हुआ। अब इस बात को नोट कीजिए, कुछ और पॉइंट्स है, इसमें हम इसका मात्रक देखेंगे, फिर इसके ताप पर निर्भरता देखेंगे, तो पहले नोट कीजिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा और पॉइंट्स देख लेते हैं फॉर्मलता के बारे में। फॉर्मलता के बारे में हम क्या देखेंगे, उसकी इकाई। तो फॉर्मलता की इकाई क्या होती है, तो हमने देखा फॉर्मलता निकालते कैसे, तो विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटा में विलयन का आयतन था। तो मात्रक भी वैसे ही होगा, ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर, यानी GFM पर लीटर, या GFM लीटर इनवर्स आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में। एक और पॉइंट है कि फॉर्मलता पे भी ताप का प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये भी आयतन पे निर्भर करता है, बिल्कुल ये भी मोलरता की तरह है। क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने पे जो आयतन है वो उसके जो कण है वाष्प बन के उड़ जाते हैं और आयतन पहले से घट जाता है, इसलिए मोलरता भी फॉर्मलता भी बदल जाएगा। तो ये था, ये खत्म हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में विलयता देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए YouTube पर सर्च करें स्ट्रगल स्टडी एकेडमी। धन्यवाद।